अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ने अच्छी तरह ईद मना लिया होगा। एक मरतबा फिर आप सभी को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आप ईद का जश्न मना चुके हैं तो तैयार हो जाइए एक मरतबा फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि सीधे सीधे सरकार ने अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को कल यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश करने का ऐलान कर दिया है और 3 अप्रैल को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मैं अपनी छुट्टी बीच में छोड़कर स्टूडियो में आ चुका हूँ क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और इस पर नज़र रखनी होगी कि बिल कहां तक पहुंचेगा। क्या राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इंडिया की जो दूसरी पार्टियां हैं जिन पर तकिया है, जिनसे उम्मीदें हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियां, ये पार्टियां मुसलमानों के साथ है या नहीं है, इस वीडियो में पूरी तफसील बताने जा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट का जो ये बजट सेशन चल रहा है तो ये 4 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा और मोदी सरकार चाहती है कि बजट सेशन में ही इस बिल को पास कर दिया जाए, अगले सेशन का इंतज़ार ना किया जाए। और इसलिए आज बीजेपी हुकूमत ने बाज़ाब्ता मीटिंग करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने नोटिस इशू कर दिया कि कल यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जेपीसी से बाज़ाब्ता आया है दोबारा उसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। 8 घंटे इस पर बहस होगी, उसके बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और 4 अप्रैल से पहले पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवान से इस बिल को मंजूर करने का फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिनके खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया था, जिन पार्टियों से मुसलमानों ने उम्मीद लगाई थी, खासतौर पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने सीधे सीधे बीजेपी का समर्थन नहीं किया है। न ही इन तीनों पार्टियों के रहनुमाओं ने सीधे कह दिया हो बीजेपी को कि हम आपके साथ खड़े हैं और इस बिल की हिमायत में वोट करेंगे, बल्कि इन तीनों पार्टियों के रहनुमाओं ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है, मुतालबा किया है कि आपको मुसलमानों की जो मांग है, मुसलमानों के जो खदशात है उस पर गौर करना होगा, उनको दूर करना होगा। इन पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से कि समर्थन देने के बजाय कहा गया कि हमारी जो मांग है उसको पूरा कीजिए, हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ तब्दीलियां चाहते हैं, उसके बाद ही इस बिल की हिमायत करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब तक बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड उनके साथ हर हाल में खड़ी है, चंद्रबाबू नायडू भी खड़ी है, उनके चंद्रबाबू नायडू भी उनका साथ दे रहे हैं और ये लोग मुसलमानों का साथ देने वाले नहीं हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मार्च की 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद बिहार जा करके प्रोटेस्ट किया गया, फिर विजयवाड़ा में प्रोटेस्ट हुआ, तो इसका पूरे मुल्क में असर हुआ। खासतौर पर नीतीश कुमार पर, चंद्रबाबू नायडू पर असर हुआ। इफ्तार का जो बाइकआउट किया गया नीतीश कुमार का, उसका असर देखने को मिला। और आज जब इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की बातचीत खबरों में आने लगी, गर्दिश करने लगी, तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने साफ लफ्जों में कहा कि पहले हम बिल का रिव्यू करेंगे, बिल को देखेंगे, हमारी जो मांग है, जिस तरह की तरमीम करने की हमने अपील की थी उस तरह की तरमीम की गई या नहीं की गई। अगर हमारी मर्जी के मुताबिक इस बिल को लाया जाएगा, इस बिल में चेंजेस किए जाएंगे, तभी इस बिल को समर्थन किया जाएगा, वरना हम इस बिल को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं लल्लन सिंह और उनके दूसरे नेताओं के साथ भी अमित शाह की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद भी लल्लन सिंह ने यही कहा कि हमने कहा है कि बिल की कॉपी पहले पेश की जाए और बिल की कॉपी देखने के बाद ही हम फैसला करेंगे कि इस बिल की हिमायत करना है या नहीं करना है। इसी तरह चंद्रबाबू नायडू के नेताओं ने भी अपने बयान में कहा कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं और हमने कुछ अमेंडमेंट की मांग की है, कुछ तरमीम की मांग की है और जब तक उस तरमीम को शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हम इस बिल की हिमायत करने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान की तरफ से भी कुछ चेंजेस की डिमांड की गई, कुछ मुतालबा किया गया, तो यही मुसलमानों की मांग थी कि कुछ बड़ी तब्दीली हो तभी इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिली तंजीमों की शुरू से मांग यही है कि हर हाल में इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। 2013 का जो वक्फ तरमीमी एक्ट है वो काफ़ी है, उसी पर सख्ती से अमल किया जाए और अगर इस बिल को पास भी किया जाता है तो इसमें अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, तरमीम करना ज़रूरी है। जब जेपीसी में ये बिल गया था तो अपोजिशन के मेंबरान ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ऑल इंडिया मिली कौंसिल, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद और दीगर तंजीमों ने 44 तरमीम करने की मांग की थी, लेकिन जेपीसी ने सिर्फ 23 तरमीम की और भी अपनी तरमीम की। अपोजिशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरमीम को रिजेक्ट कर दिया गया। कैबिनेट ने उसमें से 14 अप्रूवल को मंजूर किया, बकिया
को नहीं किया। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी की तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के बाद कुछ ज़रूरी तरमीम की गई है, और जो सबसे बड़ी तरमीम की गई है उससे मुसलमानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, और वो है वक्फ बाय यूज़र, यानी वक्फ बाय यूज़र को एक तरह से हटा दिया गया है। इस बिल से जो सबसे बड़ा ख़तरा था वो ये था कि 400 साल 500 साल जो पुरानी मस्जिद है, जो पुरानी इमारतें हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, उन पर ख़तरे की तलवार लटक रही थी, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र की शर्त रखी गई थी। और वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये होता है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो मस्जिद है, जो कब्रिस्तान है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है कि इसको किसने वक्फ किया था, इसके दस्तावेज़ात क्या है, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सबूत आपके पास नहीं है, तो फिर उस प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। और सरकार इस कानून के बाद उसकी वक्फ की हैसियत को ख़त्म कर सकती थी। इसको मिसाल से समझिए, मान लीजिए दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है और 400 साल पुरानी मस्जिद है। अब सरकार कहेगी ये जो जामा मस्जिद है वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप दिखाइए कि इसको किसने वक्फ किया। अगर शाहजहां ने ज़मीन को वक्फ किया था, ये ज़मीन शाहजहां की थी, तो आपके पास क्या कागज़ है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या सबूत है कि शाहजहां का वक्फ करदा रकबा है, या कोई पुरानी ईदगाह है 100 साल पुरानी या 200 साल पुरानी ईदगाह है और उसका माना जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आपको ये साबित करना होगा कि ये फ़लाँ शख्स ने वक्फ की थी और ये उसके नाम ज़मीन के कागज़ है। फिर इस बात का भी सबूत है कि उसने वक्फ कर दिया था ईदगाह के लिए। अगर ये सबूत नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी तौर पर वर्बली ये चलता हुआ आ रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ करदा ईदगाह है, तो उसको सबूत नहीं माना जाएगा और सरकार उसको अपने कब्ज़े में ले सकती थी। लेकिन अब खबर यह है कि 2025 तक जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाती है वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहेगी। सिर्फ उन प्रॉपर्टी को इस कानून से अलग रखा जाएगा जो विवादित है, जिस पर तनाज़ो चल रहा है, जिस पर केस चल रहा है कि एमसीडी का दावा है कि ये हमारी ज़मीन वक्फ की नहीं है, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का दावा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। तो ऐसी ज़मीनों के मामले को अलग रखा जाएगा, कोर्ट में उसके मुकदमों को चलाया जाएगा, जो भी फैसला आएगा। लेकिन ऐसे मकामात, ऐसी जगह, वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिस पर किसी का दावा नहीं है, जो विवादित नहीं है, तो 2025 तक जो जगह वक्फ की मानी गई है वो वक्फ की ही मानी जाएगी। उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की, किसी दस्तावेज़ की, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी मांग थी और इसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। पूरी हकीकत तो वक्फ अमेंडमेंट बिल की तरमीम शुदा कॉपी है, उसके बाद पता चल पाएगी। लेकिन अभी तक एबीपी न्यूज़ और कई सारे मीडिया हाउसेज ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के दबाव के बाद, उसके इसरार के बाद, टीडीपी की तरफ से दबाव पड़ने के बाद इसमें बड़ी तरमीम की गई है और ये एक मुसलमानों की बड़ी जीत है, एक बड़ी कामयाबी है। उसके बाद जो दूसरी मुसलमानों की शर्त या बड़ी मांग थी वो ये कि वक्फ बोर्ड से गैर मुस्लिम मेंबर की शर्त हटाई जाए, गैर मुस्लिम इसका मेंबर नहीं होने चाहिए। जिस तरह राम मंदिर के ट्रस्ट का कोई मुसलमान मेंबर नहीं होता, या सिखों का गुरुद्वारा है उसके ट्रस्ट का कोई मेंबर मुसलमान नहीं होता, इसी तरह वक्फ बोर्ड का पूरा मामला मुसलमानों से है, मज़हब से है, मुसलमानों की मस्जिद से, कब्रिस्तानों से, दरगाहों से, यतीम खानों से, मदरसों से है। इसलिए यहाँ किसी नन मुस्लिम के, किसी गैर मुस्लिम के मेंबर होने का कोई सवाल नहीं होता। और इस शर्त पर अभी तक वाज़ेह फैसला नहीं आ सका है कि इसमें तरमीम की जाएगी या नहीं तरमीम की जाएगी। एक और जो बहुत अहम पॉइंट है और जिसको चेंज करने की मांग की जा रही है वो है डीएम के पास पावर का होना। डीएम को ये पावर है कि अगर डीएम ने किसी जगह के बारे में कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अब तक क्या हो रहा था कि कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने दावा कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, या कोई उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन दरअसल वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड चाहता है कि वो कब्जा से आज़ाद हो, वक्फ की जगह वो बन जाए, वक्फ उसकी तरफ पूरा फ़ायदा उठाए। तो उसके लिए अलग से एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता था, वहाँ मुकदमा चलता था। डीएम का इस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब डीएम के पास ये पावर है कि डीएम अगर कह दे कि ये जगह वक्फ की है तो वक्फ की मानी जाएगी, और अगर वो वक्फ की जगह है, किसी ने दावा कर दिया कि हमारी जगह है और डीएम ने कह दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, तो फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये डीएम के पास जो पावर है इसको भी चेंज करने की, हटाने की मांग की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम नेता है, जो मुस्लिम लीडर्स है, वो यही कह रहे हैं कि इसको भी हटाया जाएगा। हमने अपने नेता नीतीश कुमार से ही मांग की है। अब देखना यह है कि शर्त को भी हटाया जाता है या नहीं जाता है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है ज़राए से वो यही कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के रहनुमा अमित शाह से मुलाकात हुई उनकी, या किसी दूसरे नेता से मुलाकात हुई, या जो मीटिंग का दौर चल रहा है तो
उसमें इन लोगों ने यही मांग रखी है कि मुसलमानों की तरफ से बड़ी मांगे हैं और इनको हटाया जाए, इनको चेंज किया जाए, तब भी इस बिल का हम समर्थन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और अगर ये पार्टियां इन बिलों का समर्थन नहीं करती है तो इस बिल का पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा, जरा उसको आप फिगर से समझिए, नंबर से समझिए। लोकसभा के जो इस वक्त मौजूदा एमपीज हैं, मौजूदा मेंबर है, उनकी तादाद है 542 यानी 542, और किसी भी बिल के पास होने के लिए ज़रूरी है 272 से ज़्यादा मेंबर्स का होना। और बीजेपी के पास इस वक्त लोकसभा में सिर्फ 240 एमपीज़ है। बकिया एनडीए की दूसरी पार्टियों के जो एमपीज़ है उनसे एनडीए के मेंबर्स की टोटल तादाद होती है 293, और इन 293 में सबसे बड़ा फिगर है टीडीपी का, जिसके कुल 17 एमपी है। दूसरा बड़ा फिगर है नीतीश कुमार की पार्टी का, जिसके 14 एमपी है। उसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी का बड़ा फिगर है, चिराग पासवान के पार्टी के भी 5 एमपीज है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं तो दीगर अलायंसेस के बावजूद भी 272 का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा और ये बिल पास नहीं हो पाएगा। इसलिए बीजेपी के लिए ज़रूरी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ रखना। अगर इन दोनों में से कोई एक अलग हो जाते हैं, दूसरे साथ रहते हैं, तो फिर बीजेपी जोड़ तोड़ करके इस बिल को पास करा सकती है। इसलिए इन दोनों का एक साथ फैसला करना ज़रूरी है और इसलिए मुस्लिम तंजीमों ने इन दोनों पर एक साथ दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है। अब अपोजिशन के मेंबर्स की लोकसभा में स्टैंड क्या है उसको समझ लीजिए। लोकसभा में कांग्रेस के टोटल एमपीज़ की तादाद है 99। जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, जिसमें कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी की पार्टी शामिल है, अखिलेश यादव की पार्टी शामिल है, आरजेडी शामिल है, कुछ दूसरी पार्टियां हैं, तो उन सबको मिलाकर के इंडिया ब्लॉक के एमपीज़ की तादाद 233 होती है। कुछ आज़ाद एमपी है, जैसे चंद्रशेखर है, पप्पू यादव है, कुछ और है, तो इन सबको भी शामिल कर लिया जाए तब भी अपोजिशन के एमपीज़ की तादाद 240 तक पहुँच पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उधर से हटकर नहीं आएंगे, खिलाफ में वोट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस बिल का ना पास होना मुमकिन नहीं हो पाएगा। अपोजिशन के पास इतने नंबर्स नहीं है कि इस बिल को रोक सके। हालांकि अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि कल पार्लियामेंट में रहने की। यही वजह है कि जैसे पार्लियामेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया कि कल 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा, तो फौरन बीजेपी ने अपने एमपीज़ के नाम व्हिप जारी करके कहा कि तमाम एमपीज़ को कल पार्लियामेंट में होना है, क्योंकि एक भी बीजेपी का एमपी मिस रहा, गायब रहा, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी फौरन अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग बुलाई, एक फैसला किया, स्ट्रेटेजी तय की कि क्या करना है, नहीं करना है। और अपोजिशन की मांग ये थी बहस के लिए कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का वक्त दिया जाए, लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का ही वक्त तय किया। अब अपोजिशन के एमपीज़ ने भी अपनी तरफ से व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी व्हिप जारी करके तमाम एमपीज़ से कहा कि वो लोकसभा में मौजूद रहें, बहस में हिस्सा ले। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी अपने एमपीज़ के नाम व्हिप जारी किया है। दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने भी व्हिप जारी करके अपने तमाम एमपीज़ से कहा कि वो लोकसभा में अपनी मौजूदगी को, हाजिरी को यकीनी बनाए रखे ताकि इस बिल के खिलाफ वोटिंग में वो हिस्सा ले। लोकसभा के बाद इस बिल को अगले दिन राज्यसभा में पेश किया जाएगा, क्योंकि किसी भी बिल के कानून बनने के लिए ज़रूरी है दोनों ऐवान से, पार्लियामेंट के दोनों सदन से पास होना। तो राज्यसभा में भी एनडीए के पास अक्सरियत है, भली तोड़ जोड़ करके है। राज्यसभा में जो इस वक्त कुल एमपीज़ हैं उनकी तादाद है 236, और इस बिल को, यानी किसी भी बिल को राज्यसभा से पास कराने के लिए ज़रूरी है 119 एमपीज़ की हिमायत मिलना। अब किसके पास कितने एमपीज़ है उसको देख लीजिए। बीजेपी के पास राज्यसभा में कुल 98 यानी 98 एमपीज़ हैं। बीजेपी की जो अलायंस पार्टियां हैं, नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और दूसरी, तो उन सब को मिला करके एनडीए के कुल एमपीज़ की तादाद हो जाती है 115। 6 बीजेपी के छः नॉमिनेटेड एमपीज़ है, जिसको सदर जमहूरिया की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है और हुकूमत ही उनका नाम पेश करती है, लिस्ट पेश करती है। तो इन सब को मिलाकर के नंबर्स 121 होते हैं। तो 119 की जो तादाद पूरी होगी नॉमिनेटेड एमपीज़ को मिला करके, और उमूमन यही होता है कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में पेश होता है और उसके लिए वोट करने की बात होती है, तो जो नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं वो सरकार की ही उमूमन हिमायत करते हैं, क्योंकि सरकार ही उनको एमपी बनाए रहती है, वो इसका हक अदा करते हैं। तो इसी वजह से एनडीए के जो नंबर्स हैं वो 119 तक पूरे हो जाएंगे। और अगर एनडीए के साथियों ने बीजेपी की हिमायत नहीं की, चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने, तब बीजेपी के लिए इस बिल को राज्यसभा से पास कराना और मुश्किल हो जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक ने भी हिमायत नहीं की राज्यसभा में, तो बीजेपी इस बिल को पास नहीं करा सकती है। लोकसभा की सूरत हाल यह है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी ने इनकार कर दिया और नीतीश कुमार ने साथ दे दिया तो बीजेपी बिल पास करा लेगी। अगर नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, टीडीपी ने साथ दे दिया, तब भी बीजेपी लोकसभा से बिल पास करा सकती है।
लेकिन राज्यसभा में दोनों में से किसी एक ने भी साथ नहीं दिया, तो फिर बीजेपी राज्यसभा से किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं करा सकती है, क्योंकि बीजेपी के यानी एनडीए का नंबर से 115 है, 6 नॉमिनेटेड है, तो कुल 121 होते हैं, 119 चाहिए। लेकिन टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के एमपीज़ की भी तादाद है राज्यसभा में, और इन दोनों में से एक ने भी हाथ हटाया तो बीजेपी का जो बेड़ा है वो गर्क हो सकता है। इस हवाले से अपोजिशन के कितने एमपीज़ है राज्यसभा में उसको जान लीजिए। कांग्रेस के राज्यसभा में कुल 27 एमपीज़ है, इंडिया अलायंस के कुल 85 एमपीज़ है। उसके अलावा टोटल अपोजिशन को मिलाया जाए तो 85 उनके नंबर्स पूरे हो जाते हैं। इसमें 9 एमपीज़ जो है वाईएसआर के भी शामिल है, बीजेडी के भी यानी बेजू जनता दल जो ओडिशा की पार्टी है उसके भी 7 एमपी शामिल है, कुछ और एमपीज़ है। लेकिन इन सब को मिलाकर के भी नंबर्स इतने पूरे नहीं हो जा रहे जितनी मुखालफत में चाहिए। हाँ, चंद्रबाबू नायडू अगर उधर से इधर आ जाते हैं तब राज्यसभा में बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोकसभा का और राज्यसभा का पूरा फिगर्स है। और अब बीजेपी ने ठान लिया है कि बजट के इसी सेशन में इस बिल को पास कराना है। तमाम एमपीज़ अपनी छुट्टियां, जो मुस्लिम एमपीज़ थे वो तो पहुंच चुके हैं, जो नॉन मुस्लिम एमपीज़ है वो दिल्ली में थे या कुछ अपने घर गए थे। तो अब आज से दोबारा पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है शुरू हुई है। बीच में कुछ दिनों की छुट्टी थी, संडे आ गया था, फिर ईद आ गई थी, ईद की भी छुट्टी होती है। तो कहा जा रहा है कि बुध को ही लोकसभा में 2 अप्रैल को इस बिल को पेश किया जाएगा। बीजेपी इसको पास कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है। अब देखना यह है कि कल लोकसभा में नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी क्या करती है। क्या इस बिल को वो रिजेक्ट करवाती है, साथ नहीं देती है, या साथ देती है। ये जो बिल की कॉपी आएगी उस बिल की कॉपी कैसे होगी, मुसलमानों की जो मांग है, जो डिमांड है, उस डिमांड को उसमें जगह दी जाएगी या खारिज किया जाएगा, ये सब कल ही पता चल पाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपको क्या लगता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुकम्मल तौर पर यूटर्न लेंगे, जिस तरह की खबरें चल रही है उस पर ये कायम रहेंगे, या बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। मुसलमानों को ये लोग धोखा दे सकते हैं। फिलहाल तो इन लोगों ने मुसलमानों के से मुकम्मल वफादारी निभाई है। इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू गए थे, नीतीश कुमार ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी कराई थी, दोनों की पार्टियों की तरफ से दावत इफ्तार हुई। उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने जुब्बा पहन रखा है, ऊपर से अबा लगा रखा है, और फिर वो टोपी लगा करके ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहे हैं। और उनको देख करके लगेगा नहीं कि चंद्रा है, नायडू है, नन मुस्लिम है, बल्कि लगेगा कि बहुत बड़े अरब के शेख है, मुफक्किर इस्लाम और अल्लामा है। मतलब एक ऐसा शख्स जो चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर को नहीं देखे हुआ और उनको लगे, और वो उनको देखेगा तो उसको ही लगेगा कि बहुत बड़े मुसलमान और शेखुल हदीस है, और चलो इनसे मुसाफा किया जाए। नीतीश कुमार भी गांधी मैदान में गए थे। बिहार के रवायत है कि गांधी मैदान में ईद की नमाज होती है, सबसे बड़ी वहाँ जमात कायम होती है, और जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो वहाँ पहुँचता है। ईद के बाद वो इमाम साहब से मुलाकात करता है, लोगों से उनकी मुलाकात होती है, वो गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद इमारत शरिया जाने का भी प्रोग्राम होता है चीफ मिनिस्टर के, हालांकि इस मरतबा इमारत शरिया ने उनको अपने आने से रोका, इस तरह की खबरें सामने आई थी। तो इन दोनों ने मुसलमानों के ताल्लुक से हमदर्दी का इजहार किया है। अखिलेश यादव भी ईदगाह पहुंचे थे, ममता बनर्जी भी पहुंची थी। तो इन दोनों ने जो कुछ मुसलमानों के साथ रवैया दिखाया है वो रवैया इनका बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए और बताइए। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स पर कल पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई लाइव नशर की जाएगी, तो मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है। ज्वाइन के बटन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपको मिल्लत टाइम्स की लाइव अपडेट भी मिलती रहे। पार्लियामेंट में कल क्या कुछ हो सकेगा उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।